नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानते हैं एक छोटी सी स्टॉक को लेकर के जिसको बेसिकली कहा जाता है पेनी स्टॉक। और आजकल हमने सोचा है क्यों नहीं पेनी स्टॉक पे थोड़ा सा स्टडी किया जाए। जो आखिर पेनी स्टॉक ऐसा क्या होता है, क्या करता है, कैसे मार्केट कैप कहती है, साथ ही फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहता है। जहाँ पे ज्यादातर स्टॉक पेनी स्टॉक में देखने को मिलता है कि बैंकिंग और बैंकिंग नहीं, खास करके कह सकते हैं कि फाइनेंशियल या फिर कैपिटल मार्केट से कंपनी कामकाज करती होती है। ऐसे ही कंपनी है जिसका नाम है एडकॉन, जिसके बारे में जब हमने सर्च किया, क्योंकि हम हर एक अपनी कोई भी स्टडी करने से पहले एक बार लर्निंग जरूर करता हूं। और वो भी जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऐसे हम भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कुछ न कुछ सर्च करते रहते हैं, समझते हैं। आखिर दूसरों की वीडियो भी देखता हूँ, परखता हूँ, और बाद में एक स्टडी लेके आता हूँ अपना, जहाँ पे कुछ कंक्लूजन की भी बात करता हूँ। जहाँ पे दोस्तों मैं कोई आपको कोई टिप्स की बात नहीं करता हूँ, कोई ऐसा एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ, किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने की बात नहीं करता हूँ। केवल और केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करता हूँ। तो इस स्टॉक के बारे में जब हम सर्च कर रहे थे, आप भी देख रहे हो, देखते होंगे, तो छोटी सी स्टॉक है, कहती है कि ये 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 100 रुपए का हो जाएगा। दोस्तों मुझे इसमें भरोसा नहीं है इनकी बातों में, क्योंकि हमारे हमें भरोसा है केवल और केवल इस स्टडी में। और स्टडी क्या कहता है उसके बेसिस पर चलते हैं, जहां पे एक दे देखा गया कि फिलहाल ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कैसे? क्योंकि बुक वैल्यू के आंकलन से कहती है कि भी उस बुक वैल्यू के जंप नहीं किया, इसलिए इसको अंडर वैल्यूड स्टॉक के श्रेणी में रखा जाता है। अब आती है अंडर वैल्यूड स्टॉक के पीछे की कुछ कहानियों को लेकर के। आखिर क्या है इस स्टॉक को लेकर, क्या यहाँ पे जो छोटी सी स्टॉक है वो क्या चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, या जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो क्या सिर पीट रहे हैं, या फिर उनको मजे मजे कर रहे हैं, ऐसा कुछ। चलिए इसका भी क्या करेंगे, हम एक रिकंसिलेशन की करेंगे। हम कोई भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ रिकंसिलेशन के भी पॉइंट्स रखने का प्रयास करते हैं हमेशा। जहां नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में 19 करोड़ 80 लाख के आसपास, लेकिन मार्केट कैप क्या क्या कहती है, 18 करोड़ के आसपास। मतलब मार्केट कैप के बेसिस पे मेरे मन से एक सवाल वर्ड निकलता है जिसका नाम है कैप्चर। ऐसे आप किसी अच्छे सीन को देख कर कैप्चर करते हो ना, मोबाइल के फोन में, फोन के कैमरा में, ऐसे ही कैप्चर करने का, कैप्चर कोई भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट कैप ही काफी छोटा है। लेकिन लेकिन बात यह है, तो यहाँ पे लिस्टेड यदि हम शेयर होल्डर की बात करें, तो नियरली यदि 33-35 हजार के जो लोग हैं ना, चाहे उसकी पास एक शेयर हो या फिर 1000 शेयर हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो करीब 33 हजार के आसपास की 30 जून तक निकलती है। इसके अवलोकन क्या कहती है, तो कहती है इस स्टॉक में जो भीड़ बनी है वो करीब 24 गुने की भीड़ है। कहां से? ईपीएस। ईपीएस वो पार्ट है जो हमारे पास वो एक टुकड़ा में दिखाता है, जो प्रॉफिट जो हुआ है उसका नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके कहता है कि ये हमारे पास अर्निंग कहता है। जबकि फेस वैल्यू है 1 रुपए का, फेस वैल्यू के अर्निंग पे मैं हमेशा फेस वैल्यू से पता है क्यों कंपेयर करता हूँ। आपने सोचा होगा, देखा होगा हमारी दूसरे वीडियोस के अंदर भी, क्योंकि कंपनी के लिए कैपिटल भी यही बुक करती है। ये तो मार्केट में दिखावा होती है, जो कि एसेट्स की वैल्यूएशन अलग अलग वैल्यूएशन निकल के आती है, लेकिन कंपनी की मेन कैपिटल जो कैपिटल क्लॉज में गई है वो यही कहता है। और इसी पे कभी कंपनी आपको डिविडेंड देगी ना, इसी पे देगी। कभी ये नहीं कहेगा मार्केट कैप के ऊपर आपको 10% दे रहे हैं या 20% दे रहे हैं। तो ये कंपनी में फिलहाल क्या नजर आई, दो चीज, फेस वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू से कम। जहां पे भीड़ करीब 24 गुने की भीड़ है अर्निंग के बेसिस। अब इसमें डिमांड जो बनी, भीड़ जो है, भीड़ के पीछे क्या कारण हो सकता है, उस कारण में देखें, क्योंकि ये दोनों तो चलती फिरती प्रेस है। कारण में सबसे पहला कारण देखा जाता है क्या, कंपनी में डेट्स क्या क्या रेशियोज है, और करंट रेशियो क्या क्या है, इन दोनों को देखें। तो देखिए, पहले तो ये देखना जरूरी है कि आखिर कंपनी के बारे में करती है। तो कंपनी ने यहाँ पे कहा जो टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिटरी यूजिंग द एनबीएफसी, अर्थात ये बैंकिंग नहीं है लेकिन लोन वगैरह बांटती होगी, कैपिटल मार्केट में काम करती होगी, हो सकता है। जो कि यहाँ के वेबसाइट्स पे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये नहीं कहता है, कहता है इज द बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंपनी की बात करती है। इसके अलावा कुछ कहती है कि बैंकिंग को क्या कहती है, बस सर्विस प्रोवाइडर की बात करें जो कि शायद बैंकिंग सर्विस को अपनी सर्विसेज देता है एडकाउंट कैपिटल के नाम से।
इसके अलावा कहती है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट भी है, ये रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट की कामकाज करती है, ऐसा नाम है ना इसका। यही कहता है कि ये भी काम काज करता है, या इसका है, इसका कहता है पूर्वा रेस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी कुछ एड्रेस बताता है, और ये क्या कहते हैं मुझे ज़्यादा इसमें कंपनी की पॉलिसीज और कंट्रैक्टर्स के बारे में बताता है, इनमें कुछ और अपनी वेबसाइट की तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं। अब आते हैं सवाल को लेकर के, जहाँ पे करंट रेशो कहता है काफ़ी ज़्यादा है, ये कुछ नहीं, मतलब इसको कह सकते हैं कि डेट्स फ्री कंपनी है। चलिए, एक तो पहला निकला जो अंडर वैल्यूड स्टॉक था, दूसरा डेट्स फ्री कंपनी है, तीसरा कहता है करंट रेशो के बारे में, जिसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्क टू रिकंसिलेशन देखेंगे, और इतना ही नहीं, रिस्क टू रिटर्न भी देखेंगे। इन दोनों, इसलिए हमने R2 का नाम रखा है, R2 के हिसाब से हम दोनों चीजों को देखेंगे। जहां पे यदि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के बेसिस पे देखा जाए, जहां पे भीड़ की बात करें, तो कहती है 23 गुने की भीड़ है स्किनर के बेसिस पे, इसमें यहाँ भी नियर अबाउट द सेम है, मतलब इसमें स्टॉक की बहुत बड़ी रैली नहीं हो सकती इसके बेसिस पे। यदि अब मार्केट पेनी है, अंडर वैल्यूड है, जबकि मार्केट की जो प्राइस गई थी इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो 3 रुपए तक पहुंची, टच करने वाली थी, लेकिन घिसक गई, फिर वो नीचे आ गई और 65% पे आकर के एक सपोर्टिंग बनाई। इसी को चार्ट आकलन करके देखें तो पिछले 1 साल के हम चार्ट लेते हैं, और चार्ट में ऐसा क्या दिखाता है, तो कहता है जो स्टॉक की प्राइस नियर अबाउट इसी के आसपास चल रही थी, सेम जोन में चल रही थी, प्राइस रेंज जो था तो सेम जोन का था, लेकिन मार्केट में एक लंबी उछाल आई। उछाल के पीछे कारण क्या था, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम में भी इंक्रीज नहीं हुआ। वॉल्यूम में यहाँ पे आके इंक्रीज होती है जब वॉल्यूम में क्या होता है, बिकवाली का प्रेशर चलता है। जब बिकवाली का प्रेशर हुआ तो इसमें वॉल्यूम में बड़ी लंबी उछाल आई, और फिर मार्केट में वॉल्यूम आना चालू हुआ, और देखने को ये मिली कि इस प्राइस के आसपास में फिलहाल अपने जोन के आसपास कामकाज कर रही है 1 साल के हिसाब से। इसमें कोई ब्रेक कहते हैं ब्रेकआउट की बात नहीं निकल निकल के आती, लेकिन 6 महीने के डेटा को देखें तो अपनी ब्रेकआउट को तोड़ती नजर आती है, चाहे पिछले वाले रिकॉर्ड को। यहाँ पे वॉल्यूम एक अच्छी निकल के आती है, यहाँ पे अभी रिकॉर्ड बैक टू बैक रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आती है, अर्थात मार्केट में वॉल्यूम भी आ रही है, और स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक में प्राइस भी इंक्रीज करती नजर आती है। अब आते हैं इसको आकलन करने के लिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को देखा जाए तो हम इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें यदि आरओसी देखें 3% आरओई की, अब इन सब के पीछे ये तो एक समरी डेटा है ना, और शायद हमें खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता यदि केवल केवल समरी डेटा देख लिया जाए। जब तक इसके डिटेल्ड नहीं समझेंगे मुझे समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या कहता है, कैसे कहता है, रिकंसिलेशन क्या कहता है, रिटर्न रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या जनरेट कर सकती है, रिस्क टू रिटर्न क्या बनती नजर आती है, उसका अवलोकन करने के लिए हमें डिटेल जाना पड़ेगा। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और आपकी जो कमेंट्स और वैल्यूबल फीडबैक हैं उसका भी हमें रहता है इंतजार, क्योंकि उसके बेसिस पे हमारी और भी कहते हैं हम मोटिवेटेड होते हुए कुछ नए टेक्निक्स के साथ इसके साथ और लर्निंग की प्रयासरत रहता हूँ, जहां पे मैं आपके साथ बी केयरफुल, बी अवेयरनेस एंड द लर्निंग की पॉइंट आउट के व्यू से बात विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइस। अब देखा जाए यहाँ पे तो आते हैं पियर्स में कहती है बजाज फाइनेंस, मुझे लगता है कंपेयर करना बिल्कुल ही बेकार है, हम इसे कंपेयर नहीं करते। रिजल्ट की तरफ आते हैं, रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ आकलन बताएगा आखिर कंपनी क्या पोजीशंस क्या है। पोजीशन के बारे में देखता जाए तो कहती है जो कंपनी के पास पोजीशन करीब करीब 47 लाख के आसपास जोन में रहा, उससे पहले कंपनी के पास 47 लाख का ही रहता, मतलब इस दोनों में कोई फेर बदल नहीं देखना, मतलब नियर अबाउट द सेम ट्रेडिंग जो कि कैसे सेल्स जोन में ये घूमती नजर आ रही, जबकि क्यू और क्यू में क्या थी, इंक्रीज करती नजर आई। ऑपरेटिंग जो मार्जिन थी वहां पे तगड़ी सी झटका लगा इसको, जो करीब 82% के आसपास हुआ करता था वो 48% पे आ गया, 50% क्या हुआ, टूट गया, नियरली कह सकते हो 50% के आसपास टूटता है। अदर इनकम सोर्स किस कहता है, कहता है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस से जो इनकम आ रहा है इनकम आ रहा है। इसके अलावा कहती है प्रॉफिट को लेकर, तो प्रॉफिट कहता है 29 लाख का, जबकि अभी कहता है 17 लाख। अब सोचने वाली बात दोबारा आती है कि यहां से फिर से इसमें क्या हुआ,
एक तो सेल्स में कोई फेरबदल नहीं था, नियर अबाउट सेम करता, मतलब खर्च उन्होंने काफी बढ़ा लिया, खर्चे बढ़ाई तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, 50% गिर गया। और ये भी लगता है कि करीब करीब 40% के आसपास गिरता नजर आता है। इसका एग्जैक्ट परसेंटेज हम आपके सामने लेते हैं, जो कि हम अपनी तरफ से कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो भी डेटा है वो एज पर रेफरेंस के तौर पे हम इसको लेते हैं। और यहाँ पे शायद रेफरेंस के तौर पे इसके डेटा कैप्चर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इस छोटे स्टॉक्स है और गूगल फाइनेंस इसको कैप्चर नहीं करता, परसेंटेज की बात नहीं करता। आइए ईयरली डेटा की तरफ चलें। ईयरली डेटा के बारे में देखा जाए तो कहती है, जो सेल्स को लेकर क्या कहती है, जो ईयर और ईयर बेसिस पे एक तगड़ी उछाल आई है। नियरली कह सकते हैं कि जो छप यहाँ पे से 3 गुने की रफ्तार से आई है, 3x के हिसाब से, मतलब 200% की उछाल आई वहां से। इसके अलावा की बात करें तो ये निकल के आती है, जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो करीब करीब 62% के आसपास रही ऑन एवरेज, और नेट प्रॉफिट के पास करीब करीब 90 लाख। मतलब यहाँ पे कंपनी के पास लगती है कि हाँ बिजनेस अब थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के प्रॉफिट कंपनी ने कभी बनाई नहीं। अब ये बनाई का मतलब है, बनाने का मतलब है बुक करना। इसका मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट इज अ बुकिंग पार्ट, बुक किया गया है। इसके पीछे जानेंगे जो क्या बैलेंस शीट की फिगर है जो कि इसको इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे बैड डेट्स की सिचुएशंस में या फिर अदर इंटरेस्ट के पर्सन के इंटरेस्ट के बिहाफ से। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा आर टू आर को, इसीलिए हम जाएंगे बैलेंस शीट की फिगर। चलिए आते हैं बैलेंस शीट फिगर। दोस्तों वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप इसको स्किप करके देख सकते हैं, आपकी आपकी इच्छा है, क्योंकि हम तो अपने पास कंप्लीट लर्निंग किए बिना हमारी इच्छाएं नहीं पूर्ति होती है, हमारी इच्छाएं संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि यदि हम टिप्स देके कुछ ऐसे स्टॉक के बारे कर दें जो कि चाहे चाहे छोटा स्टॉक हो बड़ा स्टॉक हो, तो मुझे खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं देखता हूँ। चलिए यहाँ पे देखा गया कि इस पार्ट को लेकर के कहते हैं, तो बोरिंग्स को लेकर देखा गया कि बोरिंग्स कुछ भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी। तो हमने पहले वर्ड कहा था कि कंपनी इज द डेट फ्री, ठीक है। और दूसरी बात कहा था क्या पता है, अंडर वैल्यू। यहाँ 2 पॉइंट तो निकल के अभी तक आ रहे हैं। तीसरी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कहती है जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट की पार्ट है, कहती है थोड़ा सा पार्ट है, ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ के आसपास की है। अदर एसेट्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 32 करोड़ के आसपास निकल के आती है। इसमें कुछ लेने देने वाले भी बात है, कहती है अच्छा ये फाइनेंशियल सर्विस में है, लगता है कि स्टॉक मार्केट की काम काज करता है क्या। शायद हो सकता है, क्योंकि इनके जो कहते हैं जो हमारे पास रिसीवल्स भी हैं, और रिसीवल के अंदर ये 42 लाख रुपए का पोस्टिंग कर रखा है। अब 42 लाख के पीछे हमें जानना पड़ेगा कि आखिर रिस्क क्या कहता है इसके बारे में, और इस रिस्क के बेसिस पर रिस्क कितना रिवार्ड मिला है। तो रिस्क के बारे में कहते हैं कि इनके पास 3 महीने का रिस्क है, जो कि पहले से कई दफा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट किया। चलिए अच्छी बात है। अब रिस्क की बात तो हुआ है कितने दिन का, 91 दिन का। तो इसके पीछे रिवार्ड कितना था, रिवार्ड मतलब हम आकलन करेंगे, जो पॉइंट आउट था करीब कितने का, 42 का। इसमें क्या कहता है, इस पे पॉइंट आउट डिवीजन यदि देखा जाए तो इसके पीछे 42 लाख रुपए का क्या लगा हुआ है, 42 लाख का पड़ा हुआ है मार्केट में पैसा। और यहाँ पे 90 लाख इन्होंने बुक किया, अर्थात ये है जिन्होंने जो सेफ साइड करते हैं, इसको कहते हैं सेफ साइड। अर्थात जितना इनका प्रॉफिट बुक किया है उससे कम है, मतलब 50% ही बचा है, मैं मान लूँ 50% ही रिस्क बनता, जो कि रिलीज रिलीज करना इनको रिसीवेबल्स हैं, इनके इसके ऊपर रिस्क बनती है। मतलब रिस्क टू रिटर्न क्या कहता है, ठीक ठाक, मतलब कोई ऐसा नहीं चिंता की बात नहीं है। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज काफी हाई देखने को मिलती है। जहाँ पे नेट प्रॉफिट की आकलन करेंगे तो 90 लाख इन द 1.5 करोड़ के बिजनेस में 90 लाख आपको नेट प्रॉफिट बनती है, हाथ में आ रही है, फिर प्रॉफिट मार्जिन तो काफी ज्यादा है ना। तो चलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन होगी 42 लाख के ऊपर। अब आते हैं इसी चीज को हम थोड़ा पॉइंट आउट लेते हैं पिछले वाले पॉइंट को, तो आके हिस्टोरिकल डेटा इसके बारे में क्या। तो देखिए हिस्टोरिकल डेटा के बारे में कहती है कि जो सेल्स रहा वो लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट भी लगातार जंप करती, सस्टेन से ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट है,
मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, ये गिरावट है। जबकि यहाँ पे हमें देखने को मिला ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये दो चीज उनको अच्छा संकेत नहीं देता, और दो मतलब चार में दो चीज उनको खास के सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा देखने को मिलता है, जबकि बैलेंस पोर्शन से भी देखने को मिलता है कि इनके पास डेटर्स की तादाद ज्यादा नहीं था, और मार्केट में इनकी इनका डेट्स फ्री भी था और अंडर वैल्यू था। मतलब मार्केट में कुछ अच्छी बनती नजर आती, जिसके वजह से ये कह सकते हैं स्टॉक में जो है सिलसिला, जो लोअर टू लोअर की बात करें तो यहाँ पे इनके पास अच्छी से सपोर्ट बनती है इस प्राइस जोन के पास, जहाँ पे इनके पास कई बार इस प्राइस जोन के पास आसपास अटकी पड़ी है। हम इसमें से केवल एक महीने के चार्ट लें हैं, एक महीने के चार्ट में कुछ एग्जैक्टली क्लियरिटी मिलेगी, और जहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये इस प्राइस के आसपास इनकी क्या बनती है, एक बेस बनती नजर आती है। और इस बेस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे इनका एक बेस बना है, और यदि बेस बना चुका है तो मार्केट की जो ये रणनीति है, तो ये क्या होता है, पेनी स्टॉक के अंदर इस तरह गिरावट होती है, क्योंकि कई दफा जब जब नदी की धारा बहती है तो गिरने लगती है, सबके सब क्या करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं बिकवाली के लिए। और मार्केट जैसे ही चलने लगती है, सबके सब खरीदारी के लिए आते हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ेगी तो गिरवट नहीं चलेगी। ये सबके सब ट्रेडर पार्ट भी इसको कहा जा सकता है। जबकि ट्रेडर्स के पार्ट की बात करते हुए मैं ये भी देखूं, ये कहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की तादाद काफी ज्यादा है, जो करीब करीब कह सकते हैं करीब 33,000 शेयर होल्डर हैं इस कंपनी में। जहाँ पे यदि हम पब्लिक की होल्डिंग की तरफ देखें, 100% होल्डिंग है, 5% की होल्डिंग काफी सारे लोगों के पास है, 5%, 3%, 3%। अब कितना काउंट करें, क्योंकि छोटा सा स्टॉक है, और इसमें सेंटीमेंटल की तरफ देखें तो सेंटीमेंटल कुछ ऐसा कहता है। तो एजीएम की बात करती नजर आती है, जहाँ पे उन्होंने फिक्स डेट को लेकर क्लोजिंग की बात किया है अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को, और इसके अलावा कुछ और अपडेट्स, तो ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई है। तो चलिए इसी पॉइंट आउट को समझते हुए हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन इसके बारे में क्या कहता है, तो कंक्लूजन हमें देखने को ये मिला, जो डेट्स फ्री थी कंपनी, हमने कहा पहले बुक वैल्यू से काफी नीचे था, जबकि अपनी डेटर्स डे को लेकर के इंप्रूवमेंट करती नजर आई। और बाकी जो चीज रिटर्न ऑन इक्विटी की बात जो यदि करती है, जो कि रिटर्न की बात, लो रिटर्न इन इक्विटी की बात करती है, ये थोड़ा सा इसके लिए डाउनफॉल देखने को बनती है। तो आज के टाइम में ये भी देख लें, जो आखिर इनके इन्वेस्टर को, जो शेयर होल्डर है, मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, उनको रिटर्न क्या बना के दे, जिसको शेयर होल्डर उसको इन्वेस्टर मान लीजिए। तो देखिए उनके अपने जो निवेशक हैं, उनको उन्होंने एक महीने में 18% का उछाल दिया है, ऐसे 6 महीने में करीब 6% की गिरावट दर्ज। अब यहाँ पे एक चीज बड़ा सेंटिमेंटल बनता है, सेंटिमेंटल ये बनता है, अक्सर मार्केट में कुछ ऐसे सर्च होते हैं कि आखिर ब्रेकआउट होने वाला स्टॉक कौन है, छोटा स्टॉक कौन है, बड़ा स्टॉक कौन है। या देखिए, ये यदि प्राइस के आसपास ये ब्रेकआउट कर रही थी और ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट को पता है क्या होगा, मार्केट को एक विश्वास होता है कि मार्केट कंसोलिडेट जो कर रहा था कुछ दिनों से, वो फिर क्या होगा, कंसोलिडेट के सिलसिला को इंक्रीज कर सकता है। मतलब यहाँ से फिर मार्केट और उछाल कर सकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो उछाल करेगी कि नहीं करेगी, सेंटिमेंटल की बात कर रहा हूँ बस, नॉट फॉर एडवाइस। एक साल के डेटा में देखा जाए तो क्या कहती है, गिरावट देखने को मिला। 5 साल के डेटा में क्या कहती है अच्छी सर्दी जम थी, लेकिन नियर अबाउट तब भी 100% की उछाल करके चल रही है। अब कुछ और सेंटिमेंटल देखें तो यहाँ पे कहती है लो, जो बहुत छोटा स्टॉक होता है उसमें अक्सर होता है, जहाँ पे लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं देखने को मिलता है। कहती है न्यू सिक्योरिटी ऑन द लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज की बात उन्होंने 4 तारीख को किया है। अब इन्होंने क्या किया है न्यू न्यू सिक्योरिटीज के बाद, उसमें हम एक नजर डालते हैं इसके बारे में क्या कहती है। तो लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी ऑफ द एडकम्स कैपिटल लिमिटेड के लिए कहा है, और उन्होंने क्या कहा है उस पर हम एक नजर डालें। यहाँ पे शायद ये ओपन डायरेक्टली नहीं होता है, हम इसको यहीं से ओपन करें तो शायद बेहतर होगा। इसमें हम एक बार रिफ्रेश करते हैं इस कंपनी को लेकर के, और यहाँ पे कोई डेटा निकल के नहीं आती ना, सर यहाँ पे डेटा निकल के आती है, लेकिन वो ओपन नहीं होता। मैं आपको वैसे बता दूं आखिर हुआ वहाँ पे हुआ क्या, न्यूज सिक्योरिटी के बाद उन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा कि इनके 50,000 इक्विटी शेयर इन द परसेंट टू द कन्वर्जन ऑफ द पार्टली पेड अप शेयर टू द फुल्ली पेड अप कैपिटल में 1 रुपए के इशूट इन द राइट बेसिस पे किया था। इसको उन्होंने क्या किया, लिस्टिंग के लिए दिया, और लिस्टिंग ये हो गया राइट इशू के बेसिस पे। उनकी पार्टली पेड अप कैपिटल थी, उनमें एक फुल्ली इन्होंने कर दिया, जो 4 तारीख अर्थात आज की दिन ही इसकी लिस्टिंग होती नजर आई। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट लड़ती लगती है, चलती रहती है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है तो चलती ही रहती। और जब तक मार्केट चलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, तब तक किसी के पास पैसा बनेगा नहीं,
और पैसा किसी का डूबेगा नहीं। कॉर्पोरेट एक्शन में क्या कहती है, राइट इशू की बात उन्होंने कब किया था, 2022 में किया था। और इसका धीरे 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 करके अब जाके लगता है कि राइट इशू का लिस्टिंग्स होती नजर आती है और अक्सर अक्सर देखने को बनती है। जबकि 22 में उन्होंने अपनी शेयर को स्प्लिट भी किया था, स्टॉक स्प्लिट की बात भी किया था, जो 10 रुपये था उसको 1 रुपये पे लेके आई थी। तो आज हमने स्टॉक लर्निंग में ये जाना, जबकि इसको कंपेयर यदि करें इसकी और बाकी चीज़ों से, तो केवल केवल 5 साल में अच्छी खासी जंप रही है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें सेंटीमीटर खराब था पिछले 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने से दोबारा इसकी ट्रेंडिंग थोड़ा सा बदली नजर आई है, हवा बदली बदली सी नजर आती है। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए। जानेंगे नेक्स्ट स्टॉक में, जो कि हम दूसरा स्टॉक भी लेके आएंगे जिसका नाम होगा पेनी स्टॉक ही, जो कि हमारा पर्पस है, जो कि पेनी स्टॉक में काफी इन्वेस्टर के पैसे लगे होते हैं, उसको भी एक समझना आखिर यहाँ पे पेनी स्टॉक्स में क्या कारण है, जहाँ पे स्टॉक ये कारण में स्टॉक की प्राइस काफी कम है, मोमेंटल काफी ज्यादा होती है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होता है, इंटरेस्टेड पर्सन काफी ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे एक ही कारण है, अमाउंट काफी छोटा दिखता है। और छोटा दिखने वाला अमाउंट क्या होता है पता है, वो कहते हैं कि यही पैसा 500 बन जाएगा, यही पैसा 1000 बन जाएगा, यही सपना तैयार हो जाता है। इसकी वजह से एक को प्रॉफिट एक को लॉस तो होना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूबल्स होती हैं।